गाइस चलो आज की नई वीडियो में बात करते हैं सब बेसिक फार्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम के बारे में जानते हैं। तो पहले हम जानते हैं ग्रॉस एंड नेट वैल्यू। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में जाने, वैल्यू ऑफ द कमोडिटी एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज इज नाउन एज इट्स ग्रॉस वैल्यू। इसका मतलब ये है जब आपने कोई वस्तु खरीदी है उसी समय में। आज आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया है 10,000 रुपये का, उसकी कीमत कितनी है? 10,000 रुपये। तो उससे हम क्या कहेंगे? ग्रॉस वैल्यू। समझ रहे हैं? अगर आपने टीवी लिया, कुछ भी लिया जिसकी उस समय में प्राइस 10,000 20,000 रुपये हो, उसे ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। अब मान लेते हैं नेट वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? अब मान लीजिए आपने एक टीवी लिया 5 लाख रुपये का, 50,000 रुपये का, 32 इंच का, और आपको अच्छा, आपके पास एक और एक्स्ट्रा पड़ा था, अब आपको उसे बेचना है। तो आपने किसी अपने दोस्त को ढूंढा, उसने आपने खरीदा कितना था? 50,000 में। तो वो जिसको बेचोगे वो 50,000 में खरीद लेगा। उससे आप कई तरह के दाम, वो उस रेट में नहीं खरीदेगा, वो खरीदेगा 20,000 में, 30,000 में, मेन 35,000 रुपये में। अगर वो 35,000 में खरीदता है तो उसे नेट वैल्यू कहते हैं। लेकिन जो इनके बीच का अगर जो डिफरेंस बचा उसे हम क्या कहते हैं ये बताओ? डेप्रिसिएशन। दोस्तों चलो जानते हैं डेप्रिसिएशन एक तरफ से होता क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस बचा है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कुछ 4 बेटों के नाम हैं। इसमें से आपको, अगर आपका पेपर आए और इसमें से कुछ 4 नाम में से कुछ दे सकते हैं, जैसे कैपिटल कंजप्शन, अलाउंस कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। ये कुछ 4 नाम हैं, ये 4 नाम दे सकता है पेपर के बीच में। अगर मैं, चलो एक और बात किया है, ये मान लें, लिखें ग्रॉस वैल्यू कितनी? 5 लाख। और ये नेट वैल्यू 3 लाख। 3 लाख मान लेते हैं, ठीक है। मान लें अगर ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में, जब नेट वैल्यू में जाता है, इनके बीच में जो डिफरेंस आता है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये माइनस होता है, इसके बीच में जो 2 लाख का जो डिफरेंस है उसे माइनस कहते हैं। अगर मान ले नेट वैल्यू को ग्रॉस में जाना है, प्लस क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान से याद रखना। अगर ग्रॉस वैल्यू जब नेट वैल्यू में जाती है तो माइनस होता है, और नेट वैल्यू ग्रॉस में जाती है तो क्या होता है? प्लस होता है। तो इस बार अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विस में अगर टैक्स लग जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाता है। अगर आपने कोई वस्तु ली 5,000 रुपये की, मान लें, तो वो आपको टैक्स लगा के 6,000 में पड़ेगी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है इनडायरेक्ट टैक्स में। किसमें? अगर जीएसटी हो गई और एक्साइज ड्यूटी हो गई। अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करें, इट रिफर्स टू दोज विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक चीज़ तो आप समझिए, इनडायरेक्ट टैक्स से किसी भी गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सब्सिडीज। सब्सिडी किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में लिखा है, इट रिफर्स टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन इंटरप्राइज ऑन द प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विस। एग्जाम्पल मैंने कुछ दिए हैं। इन इंडिया एलपीजी सिलेंडर इज सोल्ड एट सब्सिडी रेट्स। अब सब्सिडी में ये वो फ़ायदा है, जब कोई सी भी हम गुड्स खरीदते हैं सब्सिडी लगने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आपने 700 रुपये का सिलेंडर लेते हैं तो सब्सिडी लग के वो 600 में हो जाता है। उससे किसी भी सब्सिडी लगने से डिक्रीज हो जाता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। समझ रहे हैं? सब्सिडी अगर इनडायरेक्ट है, लेकिन इन दोनों के जो बीच में जो फाइनल गुड्स बचा है
उससे हम क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे, क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी चली जाए तो उससे क्या कहेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है NIT। ये दोस्तों चलो अब बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, अगर मान लें इसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में जो आपको समझ आ ही रही होगी, इंग्लिश लिखा है, इट रिफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। इसका असली मतलब ये है, अगर बिजनेस करने का इरादा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जो उसमें जो आपने जो सामान लिया, मान लिया आपने पानी की बोतल बनवाई, उसका कॉस्ट किसी से खरीदी और वो कहता है कि मेरे जो 2 रुपये का रॉ मटेरियल इसी में लग गया है, 10 रुपये, लेकिन आपको तो लग रहा है प्रॉफिट तो है ही है जब उसमें रॉ मटेरियल 10 रुपये का लग गया है। लेकिन नहीं, उसने जो सामान बनाया है उसमें और उसने ऑलरेडी जोड़ रखा है अपना प्रॉफिट, उसमें उसने जो 2 रुपये जो है ऑलरेडी जोड़ रखा है। अब मानते हैं मार्केट प्राइस, अगर जब वही चीज़ आगे मार्केट में बिकती है, कोई 10 रुपये की चीज़ है, कोई 10 रुपये की चीज़ है वो 12 रुपये में बेच दे, जो उसके बीच में जो 2 रुपये का जो डिफरेंस है उससे हम क्या कहते हैं, उसे हमने 12 में बेच दी। चलो मैं इसे अगली वाली स्लाइड में समझाता हूँ। मार्केट, मान ले क्या बोला था मैंने, फैक्टर कॉस्ट मान ले 10 रुपये है, और ये क्या है, मार्केट प्राइस कितना है, 15 रुपये मान ले, हाँ चलो 15 रुपये मान लेते हैं। अब जो इसके बीच में जो डिफरेंस बचा 5 रुपये का, इससे हम इनडायरेक्ट टैक्स में जोड़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में, समझिए, इनडायरेक्ट टैक्स में जोड़ते हैं। मैंने क्या बताया आपको, 2 रुपये से 5 रुपये इसमें जोड़ा जाएगा। अगर मान ले मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो इसमें माइनस क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाता है, मार्केट प्राइस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, सॉरी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट IT माइनस सब्सिडी इसमें जोड़ा है, ये समझ गए। अगर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं, अगर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में जाना पड़ता है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस। तो दोस्तों इस बार हम बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, नेट फैक्टर को जानते हैं। नेट फैक्टर होता क्या है, नेट फैक्टर का मतलब ये होता है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कितना पैसा आया है। अगर भारत के लोग विदेश में आके काम कर रहे हैं, वहाँ से कितना पैसा लाया है, तो उसे कहते हैं नेट फैक्टर। लेकिन माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, लेकिन जो विदेश के लोग हैं, बाहर से कितना पैसा ले गए हैं, पेड टू अब्रॉड कहलाया जाएगा। NFIA फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जब फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इससे हमने समझते हैं इसके जो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट क्या है, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। इसका मतलब ये है कि भारत के लोग विदेश में जाके काम कर रहे हैं, वहाँ से कितना पैसा लेकर आ रहे हैं, उससे नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय कहते हैं। इसे समझते हैं नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। इससे ये भी मतलब है, अगर फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया है
तो ये जान ले कि सिर्फ एम्प्लॉय कितना वहाँ से पैसा लेकर आ रहे हैं। अब दूसरा समझते हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो मतलब अगर भारत का व्यक्ति विदेश में आकर काम कर रहा है, वहाँ प्रॉपर्टी करता है, वहाँ से कितना पैसा जनरेट कर रहा है। अगर विदेश के लोग यहाँ पे आके अपनी प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप खोलते हैं तो यहाँ पे कितना पे कर रहे हैं, उसे कहते हैं कंपोनेंट में नेट रिटेनिंग अर्निंग। नेट रिटेनिंग का बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न होती है, इसे हम कहते हैं सेविंग कहते हैं कि भारत के लोग विदेश में आके कितना पैसा बचाते हैं और विदेश के लोग यहाँ आके कितना पैसा बचाते हैं। इससे हम दो चीज़ों में समझते हैं। पहली बात तो मैं आपको समझाता हूँ, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब समझते हैं और नेशनल समझते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि एक कमरे में कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर भारत के लोग काम कर रहे हैं तो उसे नेशनल इनकम कहला जाएगा, ठीक है। और लेकिन डोमेस्टिक का मतलब उसी जगह पे कर तो भारत में रहे, उसी स्थान में काम कर रहे हैं लेकिन विदेश नहीं जा रहे, उसे डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। मान लो किसान लोग हो गए, ये सब लोग भारत विदेश में काम कर रहे हैं। अगर नेशनल इनकम में वो कौन थे, विदेशी लोग। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी नेशनल इनकम में जाती है तो NFIA नेट प्लस हो जाता है। अगर नेशनल इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में जाता है तो NFIA माइनस हो जाता है। ये फॉर्मूला समझ ले। अगर मेरी आपकी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगती है तो आप मुझे सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जान सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।